हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग इतिहास के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि भारत में इनके शासन के अनुसार सही क्रम में रखिए। तो आपको इसमें सही क्रम में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें वारेन हेस्टिंग, सबसे पहले कौन आएगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो कि ये 1772 से 85 तक था। फिर वारेन हेस्टिंग के बाद इसमें कार्नवालिस आएगा। कार्नवालिस दूसरे नंबर पे आएगा। कार्नवालिस जो कि ये 1786 से 93 तक था, 1786 से 1793 तक। फिर उसके बाद आएगा इसमें वेलेजली। वेलेजली ये तीसरे नंबर पे आएगा। वेलेजली का जो कार्यकाल था ये 1798 से 1805 तक था, 1798 से 1805 तक था। फिर उसके बाद आएगा डलहौजी। डलहौजी ये चौथे नंबर पे आएगा। डलहौजी डलहौजी का जो कार्यकाल था ये 1848 से 1856 तक था। तो इसका जो सही क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय हुए निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सबसे पहले विलय किया गया था व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। तो इसमें सबसे पहले किया गया था सतारा। सतारा का विलय सबसे पहले किया गया था। सतारा का जो विलय किया गया था 1848 में किया गया था। फिर उसके बाद सतारा के बाद इसमें कौन आएगा? सतारा के बाद इसमें बघाट आएगा। बघाट ये दूसरे नंबर पे आएगा। बघाट का विलय ये किया गया था 1850 में। फिर उसके बाद बघाट के बाद इसमें आएगा उदयपुर। उदयपुर ये तीसरे नंबर पे आएगा। उदयपुर का जो विलय किया गया था 1852 में किया गया था। फिर उसके बाद झांसी। झांसी का ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा और झांसी का विलय ये किया गया था 1853 में। तो इसका जो सही क्रम होगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये जो कि 1931 में तैयार किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 जून 1947 के माउंट बेटन योजना के अनुसार जनमत संग्रह करने का निश्चय किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था सिलहट। सिलहट का ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, सिलहट में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना की आलोचना क्यों की? तो कांग्रेस ने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना क्यों किया था? क्योंकि उस समय क्या था कि कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें पृथ्वी सिंह आजाद और फणींद्र नाथ घोष। पृथ्वी सिंह आजाद और फणींद्र नाथ घोष ये जो कि इसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए, आईएनए से जुड़े प्रमुख व्यक्ति इसमें कैप्टन मोहन सिंह थे, रास बिहारी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, प्रीतम सिंह है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, जनरल शहनवाज हैं और गुरदयाल सिंह हैं, गुरदयाल सिंह ढिल्लो हैं। ये सभी इसमें शामिल थे, लेकिन इसमें पृथ्वी सिंह आजाद और फणींद्र नाथ घोष ये जो कि इसमें शामिल नहीं थे। इंडियन नेशनल आर्मी ये जो कि आईएनए के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था? ये कहाँ पे किया गया था औपचारिक उद्घाटन? ये किया गया था बॉम्बे में। बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा बॉम्बे में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि सी राजगोपालाचारी ने कहाँ से नमक सत्याग्रह यात्रा का नेतृत्व किया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा कहाँ से नमक सत्याग्रह यात्रा शुरू किया गया था? ये किया गया था तिरुचिरापल्ली से वेदरायडम तक। तिरुचिरापल्ली से वेदरायडम तक किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1928 में गठित नेहरू समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे इसमें? तो इसमें थे दोस्तों, ये जो कि 1928 में गठित किया गया था, इसमें थे एन एम जोशी, ये जो कि ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, अरबिंदो घोष ये भी नहीं थे। तो दूसरा तीसरा इसमें सही है। दूसरा तीसरा इसमें सही है, जबकि पहला चौथा गलत था। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर के सी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया है, पहला में कहा जा रहा है कि प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, जो कि ये प्रारंभ में थे, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी, ये जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो इसमें दूसरा वाला गलत है, लेकिन पहला वाला क्या है, सही है। लेकिन ये जो लाला लाजपत राय प्रारंभ में असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, लेकिन बाद में ये भी समर्थन दिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला क्या है, सही है। केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रस्ताव के तहत नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? ये कब किया गया था? ये किया गया था 1916 का लखनऊ समझौता में। 1916 का लखनऊ समझौता में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, इसमें कांग्रेस के दोनों पक्ष यानी कि गरम दल और नरम दल पुनः मिल गए थे। 1916 को लखनऊ समझौता में नरमपंथियों, कट्टरपंथियों तथा मुस्लिम लीग के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि किस कांग्रेस नेता ने लिखा था कि स्वदेशी आंदोलन वर्गों और अवाम को एक मंच पर लाएगा? ये किस कांग्रेसी नेता ने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मानियर विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहयोग की थी? ये किसने किया था? ये किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही ढंग से इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन के द्वारा किया गया था, सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खान थे, सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जीतन दास थे, ये भी सही है। मेरठ षड्यंत्र केस मिर्जा अब्बास, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसमें मेरठ षड्यंत्र केस में कौन कौन से थे? तो इसमें फिलिप स्प्रेट थे, ब्रैन ब्रेंडले थे, लेस्टर हचिंगसन थे, और इसमें मुजफ्फर अहमद भी शामिल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था?
क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा नारायण गुरु। नारायण गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा नारायण गुरु। ये जो कि दक्षिण भारत में निम्न जातियों यानी कि दलितों तथा किसानों के उत्थान या आत्मसम्मान उद्देश्य से प्रेरित होकर के नारायण गुरु ने धर्म परिपालन योगात्मक स्थापना केरल में श्री नारायण गुरु ने किया था। ये एझावा जाति से संबंधित थे। कौन से? एझावा जाति से संबंधित थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्री अरविंद ने अपने किस पैम्फलेट में रामकृष्ण को मंदिर के पुरुष देवता एवं स्वामी विवेकानंद को उनके पैगंबर के रूप में बताया है? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा भवानी मंदिर में। भवानी मंदिर में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा भवानी मंदिर के पैम्फलेट में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि तत्वबोधिनी पत्रिका कौन से संबंधित है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से ये देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है। देवेंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा का प्रमुख कार्य ब्रह्म धर्म का पाठ करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर दिया गया है। आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो कथन में कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण काल की मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पूरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देसी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? ये निकाला गया था करसोन दास मूलजी के द्वारा। करसोन दास मूलजी के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो गांधी जी किससे संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे। यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन ये गांधी जी की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? तो प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अच्छा, इंडियन मिरर इसके जो संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ये जो कि प्रथम भारतीय अंग्रेजी दैनिक था। इसकी प्रकाशन 1861 कलकत्ता में किया गया था। किसका? इंडियन मिरर का। और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में एम के गांधी महात्मा गांधी हैं जो कि 1937 महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र हरिजन में लेख के एक श्रृंखला प्रकाशित की गई थी। फिर उसके बाद आता है इसमें प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि 1880 के दशक की किस संस्था से फार्गुसन कॉलेज को विकसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा। ये किया गया था न्यू इंग्लिश स्कूल को। न्यू इंग्लिश स्कूल को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले इसमें आएगा बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन, ये जो कि सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद इसमें 1857 के बारे में कहा गया है। फिर उसके बाद मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा लखनऊ में विद्रोह, ये तीसरे नंबर पे आएगा लखनऊ में विद्रोह। फिर चौथे में झांसी की रानी की मृत्यु, ये चौथे नंबर पे आएगा। ये जो कि इसका क्या होगा, सही क्रम होगा। तो बहादुर शाह के द्वारा विद्रोह को नाम मात्र का नेतृत्व का आश्वासन, ये जो कि 11 मई 1857 को दिया गया था। मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह 23 मई 1857 को हुआ था। लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857 के हुआ था। और झांसी में विद्रोह 4 जून 1857 में हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को हुआ था। तो इसका जो सही क्रम होगा
तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पलामू के चारों पलामू के चेरों और खैरवार एकजुट हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा पीताम्बर शाही के नेतृत्व में। पीताम्बर शाही के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है, यहाँ पे 18 होगा, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कहा जा रहा है, कथन ए में कहा जा रहा है कि सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उनके नाम से सिक्के ढाले गए और आदेश जारी किए गए, जो कि क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि अधिकतर व्यापारी विद्वानों और भारतीय शासकों ने न केवल अपने को अलग रखा अपितु उन्हें ब्रिटिशों का सक्रिय रूप में सहयोग किया। ये भी इसमें सही है, दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों इसमें क्या है, सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया गया था? तो प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह ये किसके लिए शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था फसल खराब होने पर लगान चुकाने में छूट पाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 1917-18 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों से अंग्रेजों द्वारा फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूली की जा रही थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन का बागडोर 22 मार्च 1918 को संभाली थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि खासी विद्रोह के नेता कौन थे? खासी विद्रोह के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा तीरथ सिंह सियाम। तीरथ सिंह सियाम थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। खासी विद्रोह जो कि 1829 से 33 तक ये मेघालय में चला था, इसमें तीरथ सिंह सियाम थे, बुद्धो भगत सिंह थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि अहोम की सेना गोट्स द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था? ये कम से कम इसको 12 महीने, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 12 महीने सेवा देता था, सैन्य सेवा देता था ये 12 महीने तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस वर्ष रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई थी? तो रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना ये 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 1906 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया? तो 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण इसीलिए कम हो गया आयात। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया है? तो दादा भाई नौरोजी थे और कौन कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी थे और इसमें थे एमजी नराडे थे और रमेश चंद्र दत्त थे। एमजी रनाडे और रमेश चंद्र दत्त, इन दोनों के द्वारा धन बहिर्गमन का बात की गई थी। ऑप्शन नंबर का सी और डी वाला राइट आंसर होगा। धन बहिर्गमन के बारे में दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और रमेश चंद्र दत्त के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हॉल्ट मैकेंजी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, हॉल्ट मैकेंजी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि 1793 में बंगाल में लागू किए गए अस्थाई बंदोबस्त की मूलभूत बात थी कि सदैव के लिए कर निर्धारण करना, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार
अपनी भूमि का विकास करेंगे, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में जोनाथन डंकन ये जो कि बनारस की अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित थे, तो चौथा सही है। टॉमस मुनरो ये जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे, तीसरा सही है। कार्नवालिस कार्नवालिस ये जो कि बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित थे, तो दूसरा सही है। हॉल्ट मैकेंजी ये महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे, तो पहला सही है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा वाला पहला वाला सही है। तो डी का इसमें पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि जनता ही असली अल्पसंख्यक है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा एनजी रंगा के द्वारा। एनजी रंगा के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। एनजी रंगा के द्वारा कहा गया था कि जनता ही असली क्या है? अल्पसंख्यक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया था? तो भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित ये किया गया था, ये 1909 में। 1909 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 1909 में इस 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि 1813 के अधिनियम में निम्नलिखित में के उन्मूलन का प्रारंभ किया गया था। तो किस उन्मूलन का प्रारंभ किया गया था 1813 में? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, ये जो कि क्या है? भारत के साथ व्यापार के कंपनी का एकाधिकार का उन्मूलन किया गया था, पहला वाला सही है। भारतीय चाय पर कंपनी का एकाधिकार, ये जो कि गलत है। चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, ये भी बना रहा, ये उन्मूलन नहीं किया गया था। प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एकाधिकार, ये भी गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसमें कहा जा रहा है कि 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन किया था? तो ये भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार का उन्मूलन प्रारंभ किया गया था, ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि पेशवाओं के अधीन ग्राम प्रशासन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पटेल के द्वारा। पटेल के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पटेल के द्वारा। इसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे हम लोग पाटिल के नाम से भी जानते हैं, पाटिल के नाम से इसको भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। आइए देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। इसमें दिया गया है पहले में कि बालाजी विश्वनाथ ये जो कि क्या थे? ये पूना के सभासद के रूप में कार्य किए थे, पूना के सभासद के रूप में कार्य किए थे, दूसरा सही है। बाजीराव प्रथम ये जो कि हिंदू पदशाही के विचार को प्रचलित किया था, तो इसका तीसरा सही है। बालाजी बाजीराव क्या किए थे? तो बालाजी बाजीराव ये तुलाजी अंगरिया के अधीन मराठा नौसेना के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी, तो इसका चौथा सही है। फिर उसके बाद बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के साथ बेसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका पहला सही है। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे कारण को आर कहा गया है। अभिकथन ए और कारण आर में आपको पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किस वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया था, ये जो कि क्या है? सही है। फिर कारण आर में कहा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है।
फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित नवाबों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें निम्नलिखित नवाबों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन ये सबसे पहले आएगा। शुजाउद्दीन सबसे पहले आएगा। शुजाउद्दीन ये जो कि क्या था, शुजाउद्दीन 1727 से 1729 सॉरी 1727 से 1739 तक इसका कार्यकाल था शुजाउद्दीन का। फिर उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद इसमें आएँगे सरफराज खान, ये दूसरे नंबर पे आएँगे सरफराज खान। सरफराज खान ये जो कि 1739 से 1740 तक इसका शासन था। सरफराज खान के बाद इसमें अलीवर्दी खान आएँगे, ये तीसरे नंबर पे आएँगे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ये जो कि 1740 से 1756 तक था। फिर उसके बाद अलीवर्दी खान के बाद इसमें सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये जो कि चौथे स्थान पे आएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये जो कि 1756 से 1757 तक था। फिर उसके बाद नज्म-उद-दौला, नज्म-उद-दौला ये जो कि 5वें नंबर पे आएगा नज्म-उद-दौला। ये जो कि नज्म-उद-दौला का शासनकाल 1765 से 1766 तक था। तो इसका जो सही क्रम होगा 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन ईसियाई ईसाई मिशनरी सेरामपुर त्रि त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो कौन-सा ईसाई मिशनरी है जो सेरामपुर त्रयी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये जाना जाता है विलियम बर्ड जाना जाता है, मार्स मैन जाने जाते हैं और विलियम कैरी जाने जाते हैं। जॉन थॉमस ये जो कि क्या है गलत है। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हासिल किया था? तो क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हासिल किया था पुर्तगालियों से किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पुर्तगालियों से हासिल किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था? ये किस प्रथा के तहत? तो ये था प्रथा कार्टेज प्रथा को नाम से जाना जाता था। कार्टेज प्रथा के नाम से जाना जाता था इसको। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कार्टेज प्रथा के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसमें सबसे पहले कौन आएँगे? सबसे पहले इसमें आएँगे जाट साम्राज्य का संस्थापक गोकुल, ये सबसे पहले आएँगे जाट साम्राज्य का संस्थापक गोकुल, ये पहले नंबर पे आएँगे। फिर उसके पश्चात राजा राम आएँगे, राजा राम दूसरे नंबर पे आएँगे, राजा राम। राजा राम के बाद इसमें चूड़ामन आएँगे, चूड़ामन ये तीसरे नंबर पे आएँगे, चूड़ामन। फिर उसके बाद कौन आएगा? बदन सिंह ये जो कि चौथे नंबर पे आएँगे। तो इसका सही क्रम क्या होगा? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि बादशाहों की सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। मकबरा दिया गया है और वर्ष दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सिकंदर लोदी का मकबरा ये जो कि 1517 में बनाया गया था। सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 दूसरा सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में 1545 में तो तीसरा सही है। इस्लाम शाह का मकबरा ये 1550 में तो इसका पहला सही है। और मोहम्मद सैयद का मकबरा ये 1444 में बना था। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि पूर्वी पाकिस्तान की ढाका में सरकारी कला संस्थान की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 47 का इसमें राइट आंसर होगा, जुनैल आबादीन के द्वारा किया गया था। जुनैल आबादीन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जुनैल आबादीन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो इस शांति वार्ता में किसके द्वारा मध्यस्थता किया गया था? तो रघुनाथ पंडित अत्रे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी।
जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ये पुरंदर की संधि पूछा गया था यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम 2026 में हिस्ट्री में पुरंदर की संधि पूछा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर मराठों द्वारा लगाया जाता था। तो मराठों द्वारा कौन सा कर लगाया जाता था, तो ये सरदेशमुखी लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, सरदेशमुखी ये जो कि लगाया जाता था। यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में लिया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत दौरे के कालानुक्रम के सही अनुक्रम को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 में इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले इसमें मार्को पोलो, ये सबसे पहले मार्को पोलो आएगा। मार्को पोलो के बाद इसमें निकितन ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद इसमें निकितन के बाद इसमें कौन आएगा, दुआत्रे बारबोसा, ये तीसरे नंबर पे आएगा दुआत्रे बारबोसा। फिर उसके बाद दुआत्रे बारबोसा के बाद इसमें पीटर मुंडी, ये चौथे नंबर पे आएगा पीटर मुंडी। फिर उसके बाद इसमें फ्रांकोस फ्रांकोइस बर्नियर, ये चौथे नंबर पे आएगा, सॉरी ये पांचवें नंबर पे आएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा तो ए सी बी डी ई ऑप्शन नंबर इसका डी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। मार्को पोलो ये जो कि वेनिस इटली का था, और निकितन ये जो कि रूस का था। फिर उसके बाद बारबोसा ये जो कि कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और पीटर मुंडी ये इटली का था। और बेर्नियर ये कहाँ का था, तो ये फ्रांस का था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि भागवत गीता का अनुवाद किसने किया था। भागवत गीता का अनुवाद ये दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि वह फ्रांसीसी जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत का दौरा किया और अपनी कृति 6 वाइजेज में भारत का विवरण लिखा है, ये कौन थे। ये था दोस्तों टैवेर्नियर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, टैवेर्नियर था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि मुगल भारत में विद्वानों और धार्मिक देवताओं को रखरखाव के लिए भूमि के छोटे छोटे हिस्से दिए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था। जो ये छोटे छोटे हिस्से दिए जाते थे रखरखाव के लिए, इसको मदद ए मास के नाम से जाना जाता था। मदद ए मास के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मदद ए मास के नाम से जाना जाता था। या इसे सरयूरगल के नाम से भी जाना जाता था। मदद ए मास या सरयूरगल के नाम से भी इसको जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलह ए कुल से संबंधित है। तो सुलह ए कुल से कौन संबंधित है, तो सुलह ए कुल से संबंधित ये इसमें से कौन सा है, तो शांति और सद्भाव की नीति, ये जो कि सुलह ए कुल से संबंधित है। ये जो कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था, शांति और सद्भाव की नीति, जो कि ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण के तिथि क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा ये अकबर के शासनकाल में बनाया गया था, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा ताजमहल ताजमहल आगरा, ये जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा जामा मस्जिद दिल्ली में ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जामा मस्जिद दिल्ली में, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा बादशाही मस्जिद लाहौर, ये जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा, दूसरा चौथा पहला तीसरा इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि रुम्मी कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये संबंधित है भारतीय चित्रकला शैली से, भारतीय चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, भारतीय चित्रकला से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में सूची फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 57 में इसमें
12 वर्दी दिया गया है। 12 वर्दी ये क्या होता था? तो 12 वर्दी ये जो कि तदर्थ भुगतान पर नियुक्ति की जाती थी, तो इसका तीसरा सही है। सरयुलगल, सरयुलगल ये जो कि कर मुक्ति भूमि होती थी सरयुलगल, तो इसका पहला सही है। अल्तमगा, अल्तमगा क्या होता था? तो ये अल्तमगा जो होता था, ये अधीनस्थ परिवार के उसके मूल स्थान में अस्थायी राजस्व का आवंटन करता था, तो चौथा सही है। और बैतुल माल ये जो कि सार्वजनिक राजकोष होता था, तो ये दूसरा सही है। ए का इसमें तीसरा है, बी का पहला, सी का इसमें चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का तीसरा इसी में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि मुगल काल के दौरान आवासीय किसानों का वह वर्ग जो अपने गांव में रहते थे, अपनी जमीन के मालिक थे, रियायती दर पर भूराजस्व का भुगतान करते थे और ग्राम समुदाय के शाही निकाय का गठन करते थे, क्या कहलाते थे? तो ये क्या कहलाते थे? तो इनको कहा जाता था खुद कास्त, खुद कास्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, इनको खुद कास्त कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि मुगल काल में प्रसिद्ध निर्यात स्थल लाहौरी बंदर किस प्रांत में था? तो लाहौरी बंदर ये कहाँ पे था? तो ये सिंध में था, सिंध में था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सिंध में था। क्वेश्चन नंबर 60 है, दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो दाग और चेहरा ये अकबर के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अकबर के शासनकाल में पुनः दाग प्रथा को प्रचलित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि मुगल साम्राज्य के दौरान पंचायत का नेतृत्व कौन करता था? तो मुगल साम्राज्य के दौरान पंचायत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था मुकद्दम के द्वारा, मुकद्दम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मुकद्दम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि औरंगजेब द्वारा जजिया के पुनः लगाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः लगाए जाने के? तो इसमें दिया गया है कि औरंगजेब ने जजिया को 1679 में पुनः लगाया था, जो कि सही है। राजकीय सेवाओं में रत सभी राजपूतों को जजिया चुकाने से छूट प्राप्त थी, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अपवाद स्वरूप उनके वतन यानी कि निवास स्थान क्षेत्र की राजपूत प्रजा को भी जजिया चुकाने से छूट दी गई थी, ये जो कि गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा वाला सही है, जबकि तीसरा वाला क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर का सपना चित्रित किया था? तो जहांगीर का सपना ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये अबुल हसन के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अबुल हसन के द्वारा चित्रित किया गया था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो कि चरमोत्कर्ष युग माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि अकबर के अधीन प्रथम वजीर कौन था? अकबर के अधीन प्रथम वजीर कौन था? तो ये था मुजफ्फर खान, मुजफ्फर खान। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मुजफ्फर खान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने दौराहा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो ये किसको पराजित किए थे हुमायूं ने? ये किए थे अफगान को, अफगान को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अफगान को। अफगानों का नेतृत्व इस समय महमूद लोदी के द्वारा किया गया था, महमूद लोदी के द्वारा किया गया था, जो कि इसकी क्या हुआ था? पराजय हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 66 में इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जो कि इसका तीसरा सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, जो कि इसका चौथा सही है। और घाघरा का युद्ध ये जो कि 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि दूसरा सही है। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, तो पहला सही है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का इसमें पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन-सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है वक्तव्य में, यानी कि कथन ए में कहा जा रहा है कि तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बद्रचच, जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके यानी कि पर्दा 10 और को 2 को अलावा और नहीं है, और वे उनमें से प्रत्येक को दिन को और रात के निश्चित हिस्से के साथ जोड़ते हैं। ये जो कि क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों यानी कि तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों के द्वारा दी गई सूची तथा पुराने शब्दकोश और संगीत की किताबों में मिलाने वाली जानकारियों में साम्य दिखता है। ये क्या है? गलत है। तो इसमें पहला वाला सही है और दूसरा वाला इसमें क्या है? गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है किंतु आर क्या है? इसमें गलत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है। पद्मावत किसका एक रूप है? पद्मावत ये किसका एक रूप है? तो ये प्रेम आख्यान का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, प्रेम आख्यान का। ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित प्रेम आख्यान पद्मावत यानी कि पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69 का इसमें राइट आंसर होगा तारिक अल रसूल मुलूक, ये जो कि अल इस्फाहिनी की जो कि ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण को कालानुक्रम में सही चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें बंदा नवाज की दरगाह का प्रवेश, बंदा नवाज की दरगाह का प्रवेश ये पहले पे आएगा, जो कि ये 1321 से 1422 तक था। फिर उसके बाद चार मीनार, चार मीनार ये जो कि दूसरे नंबर पे आएगा, चार मीनार ये दूसरे नंबर पे आएगा, चार मीनार जो कि 1591 में। और मेहतार महल, मेहतार महल ये तीसरे नंबर पे आएगा, मेहतार महल, मेहतार महल जो कि ये 1620 में। और इब्राहिम रोजा या इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा ये जो कि 1626 से 27 तक था। तो इसका चौथे नंबर पे आएगा ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आता है गोल गुंबज, गोल गुंबज जो कि 1656 में, 1656 में ये जो कि 5वें नंबर पे आएगा। तो इसका सही जो क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा ए सी डी बी ई, ए सी डी बी ई, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि मापन के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो मसाहत शब्द का प्रयोग ये किया गया था क्वेश्चन नंबर 71 के इसमें राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहास में जौहर का पहला विवरण कहाँ का है? तो जौहर का पहला विवरण ये कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 72 का इसमें राइट आंसर होगा ये पहला विवरण रणथंभौर में, रणथंभौर में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा रणथंभौर में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, मंत्री दिया गया है और विभाग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है दीवाने विजारत, दीवाने विजारत ये जो कि वित्त विभाग होता था, तो दूसरा सही है। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत ये धार्मिक विभाग होता था, तो पहला सही है। दीवाने अर्ज क्या होता था? ये जो कि सैन्य भर्ती या संगठन होता था, इसे आरिज ए मुमालिक के नाम से भी जानते हैं, तो इसका तीसरा सही है। दीवाने इंसा जो कि राजकीय पत्राचार होता था। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि राज सत्ता के प्रतीक के रूप में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के किन चिन्हों को बनाए रखा था? क्वेश्चन नंबर 74 का इसमें राइट आंसर होगा छत्र व दंड को, छत्र व दंड को, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा छत्र व दंड को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो चिश्ती सूफी मत से इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो ख्वाजा
बाकी बिल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। दिल्ली के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि इसमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कथन ए में कि गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया, जो कि ये क्या है, गलत है। कारण आर में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशज को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया गया। ये भी इसमें सही है, ये सही है कारण इसका, लेकिन कथन इसका गलत है। कारण सही है लेकिन कथन इसका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है कि वहदत अल वजूद यानी कि एकत्व की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो एकत्व की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे इब्न अल अरबी। इब्न अल अरबी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, इब्न अल अरबी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने कहा था कि विजयनगर ने तमिल देश पर गैर तमिलों के नियंत्रण और तेलुगु योद्धाओं तथा किसानों के तमिलनाडु में प्रवसन को प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 78 का इसमें राइट आंसर होगा बर्टन स्टीन के द्वारा यह कहा गया था। बर्टन स्टीन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बर्टन स्टीन। क्वेश्चन नंबर 79 है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कृष्णदेव राय, ये जो कि तुलु वंश से संबंधित था, जो कि सबसे महान शासक में माना जाता है विजयनगर का, कृष्णदेव राय, जो कि इसमें कृष्णदेव राय नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये जो कि इसमें विजयनगर के महान शासकों में इनको नहीं रखा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? तो अफाकी लोग ये कौन थे बहमनी साम्राज्य में? तो ये थे ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किस 16वीं शताब्दी के आख्यानकर्ता ने अंतिम से सैयद शासक अला अल दीन आलम शाह का वर्चस्व दिल्ली के पालम तक विस्तारित बताया था? ये किस शासक के द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था अहमद यादगार के द्वारा। अहमद यादगार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अहमद यादगार के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भिलसा पर कब्जा किया गया था, ये पहले स्थान पे आएगा। जो भिलसा पर कब्जा किया गया था ये 1292 में किया गया था। कब किया था? 1292 में किया गया था। फिर उसके बाद इसमें आएगा भिलसा के बाद इसमें रणथंभौर पर कब्जा किया गया था, ये दूसरे नंबर पे आएगा रणथंभौर। रणथंभौर पर कब्जा 1301 में किया गया था। फिर उसके बाद इसमें आएगा रणथंभौर के बाद चित्तौड़ पर कब्जा। चित्तौड़ पर कब्जा ये तीसरे नंबर पे आएगा, चित्तौड़ पर कब्जा। चित्तौड़ पर कब्जा 1303 में किया गया था। फिर उसके बाद चित्तौड़ के बाद इसमें क्या आएगा? चित्तौड़ के बाद इसमें मलिक काफूर का देवगिरी अभियान हुआ था। मलिक काफूर का जो देवगिरी अभियान हुआ था ये 1307 से 1308 में किया गया था। ये क्या होगा? ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा इसमें वारंगल अभियान। वारंगल अभियान जो कि वारंगल अभियान या तेलंगाना अभियान को इसको कहा जाता है। तो ये 1309 से 1310 ईस्वी के द्वारा किया गया था। 1309 1310 में किया गया था। ये 5वें नंबर पे आएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा CEDBA। CEDBA इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममालिक कौन बना? तो नाइब ए ममालिक कौन बना था? तो ये बना था इर्तगीन। इर्तगीन इख्तियारुद्दीन इर्तगीन को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये बहराम शाह ने इस पद का सृजन किया था। सबसे पहले बहराम शाह ने जो कि नाइब ए ममालिक का पद इख्तियारुद्दीन इर्तगीन को दिया था।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो सबसे पहले इसमें इल्तुतमिश आएगा। सबसे पहले इसमें कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश के बाद इसमें रुकनुद्दीन आएगा, ये दूसरे नंबर पे रुकनुद्दीन आएगा। रुकनुद्दीन के बाद इसमें रजिया आएगी, ये तीसरे नंबर पे रजिया आएगी। फिर उसके बाद नासरुद्दीन महमूद आएगा, ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे कौन आएगा? बलबन आएगा। तो जो इसका सही क्रम होगा CADEB, CADEB ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला अभियान के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। ये किसके विरुद्ध निर्देशित किया गया था? तो ये मुल्तान के इस्लामी विधि धर्मियों के द्वारा, मुस्लिम के इस्माइली विधि धर्मियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 86 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है भट्टारकर। भट्टारकर ये क्या था? यह उपाधि थी। भट्टारकर क्या था? उपाधि थी। तो इसका चौथा सही है। कोलम, कोलम क्या था? तो कोलम ये जो कि संबद्ध होता था, कोलम दूसरा सही है। और गदानक, गदानक क्या होता था? सिक्का होता था गदानक, तो पहला सही है। और वहेलतुल, वहेलतुल ये जो कि क्या होता था? लिपि होता था। ये जो कि दक्षिण भारत की एक विशिष्ट प्रकार की लिपि होती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का चौथा सही है, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का तीसरा ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है। यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? पंचविश ब्राह्मण, ये जो कि सामवेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण ये सबसे पहले आएगा, पंचविश ब्राह्मण। फिर उसके बाद शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ये दूसरे नंबर पे आएगा, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। फिर उसके बाद अपास्तम धर्मसूत्र, अपास्तम धर्मसूत्र ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा, सॉरी तीसरे नंबर पे आएगा, अपास्तम धर्मसूत्र। ये भी यूपीएलटी में पूछा गया, अपास्तम धर्मसूत्र के बारे में पूछा गया था यूपीएलटी में 2026 की हिस्ट्री में, अपास्तम। फिर उसके बाद आता है दीघ्य निकाय। दीघ्य निकाय ये क्या है? चौथे नंबर पे आएगा। दीघ्य निकाय ये चौथे नंबर पे आएगा। तो जो इसका सही क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा जो, तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका सही क्रम होगा। अपास्तम भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। मंदिर दिया गया है और स्थान दिया गया है। मंदिर दिया गया है और स्थान दिया गया है। इसमें दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर ये जो कि देवगढ़ मंदिर है, तो देवगढ़ में है, तो तीसरा सही है। महादेव मंदिर ये जो कि नचना कुठार में है, नचना कुठार, तो पहला सही है। लक्ष्मण मंदिर ये जो कि सिरपुर में है, सिरपुर ये जो कि चौथा सही है। मेघ मेगुती मंदिर, मेगुती मंदिर ये जो कि एहोल में है, तो इसका दूसरा सही है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? तो ये क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का इसमें राइट आंसर होगा। इसमें दर्शाता है स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण दर्शाता है। स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण दर्शाता है। अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, ये भी सही है। कावेरी नदी का इसमें क्या है? कावेरी नदी का अवतरण है, ये भी इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि भागवत गीता का पहला मलयालम संस्करण निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो भागवत गीता का पहला मलयालम संस्करण ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये माधव पडिक्कर के द्वारा, माधव पडिक्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, माधव पडिक्कर के द्वारा लिखा गया था। भागवत गीता का पहला मलयालम ये जो कि माधव पडिक्कर के द्वारा लिखा गया था। और इसका चार्ल्स विल्किंस ने 1784 में संस्कृत से अंग्रेजी में भागवत गीता का अनुवाद करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 91 में
इसमें नीति शास्त्र दिया गया है, नीति शास्त्र ये जो कि कामंडक तो चौथा सही है। नाट्य शास्त्र ये जो कि भरत तो तीसरा सही है। मृच्छकटिका ये शूद्रक से संबंधित है तो पहला सही है। अष्टाध्यायी ये जो कि पाणिनि से दूसरा सही है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें सॉरी सी का इसमें पहला और डी का दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी। तो आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी ये चंद्रावती थी। क्या थी? चंद्रावती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रावती। आबू के परमार वंश यानी कि इसका संस्थापक धूमराज था। इसकी राजधानी चंद्रावती थी। क्या थी? चंद्रावती। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो पहली राजधानी ये भीनमाल थी। भीनमाल थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, भीनमाल था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि किसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 94 का इसमें राइट आंसर होगा ये अपर अपर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अपर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है, ओट्टकुट्टन ने निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में नहीं लिखा है? तो ओट्टकुट्टन ने निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में नहीं लिखा है? तो ये राजराज प्रथम के बारे में नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राजराज प्रथम के बारे में नहीं लिखा है। जबकि इसमें कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय के संबंध में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि राजा करिकाल किस वंश से संबंधित थे? राजा करिकाल ये जो कि चोल वंश से संबंधित थे। किससे? चोल वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि 711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किया गया था? तो दाहिर पर आक्रमण ये उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। उबैदुल्ला के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 के अपने प्रारंभिक जीवन में हर्ष निम्नलिखित में से किस भगवान का भक्त था? ये किस भगवान का भक्त था हर्ष? ये विष्णु का था। विष्णु का था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला सॉरी विष्णु नहीं, शिव। शिव इसका राइट आंसर होगा। तो शिव ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, शिव का। हर्षवर्धन जो कि ये प्रारंभ में ये शिव का भक्त था। बाद में ये बौद्ध धर्म का पोषक बन गया था। बाद में हर्षवर्धन। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज इसकी राजधानी थी। इसे महोदया नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिव। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, शिव। क्वेश्चन नंबर 99 है कि हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसने सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 99 का इसमें राइट आंसर होगा सिंहनाद। सिंहनाद था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सिंहनाद। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो कि ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? ये कौन कौन से क्षेत्र से? ये मध्य भारत से। मध्य भारत से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर, सी वाला राइट आंसर होगा, मध्य भारत से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि क्वेश्चन नंबर 101 में कहा जा रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको इसको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। इसमें कहा जा रहा है कथन ए में कि गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, जो कि सही है। गुप्त शासक ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, ये तो सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि उस काल में जन सामान्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये क्या है? गलत है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा वाला क्या है? गलत है। पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये सही है परंतु आर इसमें क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने आम्रकार्दव नामक एवं बौद्ध को प्रशासन में उच्च पद पर नियुक्ति किया था? तो क्वेश्चन नंबर 102 का इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है कि समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी? तो किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने? तो ये अपनाया था शक मुरुंडा के। शक मुरुंडा के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, शक मुरुंडा। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है, एर्थियंस किसका ग्रंथ नाम था?
तो एर्थियंस ये किसका ग्रीक नाम था? तो एर्थियंस ये किसका ग्रीक नाम है? ये किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 104 का इसमें राइट आंसर होगा लाल सागर का। लाल सागर का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 105 है कि हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है। ये किस कारण से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जिन मूर्ति और राजा खारवेल के। जिन मूर्ति और राजा खारवेल, तो इसमें बी और सी वाला सही है। बौद्ध स्तूप जो कि गलत है। अग्रहार ये भी गलत है। बौद्ध विहार ये भी गलत है। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर इसका बी, सी ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि शुंग वंशीय शासकों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शुंग वंशीय शासकों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों पुष्यमित्र। पुष्यमित्र आएगा सबसे पहले। पुष्यमित्र के बाद इसमें कौन आएगा? पुष्यमित्र के बाद इसमें अग्निमित्र आएगा, ये दूसरे नंबर पे अग्निमित्र आएगा। फिर उसके बाद वासुमित्र आएगा, ये तीसरे नंबर पे वासुमित्र आएगा। फिर उसके बाद पुलिकंद आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर पांचवें नंबर पे देवभूति आएगा, ये जो कि शुंग वंश का लास्ट था। तो इसका जो सही क्रम होगा देवभूति, ये जो कि लास्ट में आएगा। इसका जो सही क्रम होगा ए डी बी सी ई, ए डी बी सी ई, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता और खातों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 107 के इसमें राइट आंसर होगा समाहर्ता। समाहर्ता, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा समाहर्ता। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा जा रहा है कि सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के कौन से स्तंभ सिंह युक्त है? तो सिंह शीर्ष युक्त है। कौन से स्तंभ? क्वेश्चन नंबर 108 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो कि सांची, लौरिया, नंदनगढ़ तथा वैशाली सिंह स्तंभ, ये जो कि शीर्ष युक्त है। तो कौन कौन सा है? तो लौरिया नंदनगढ़ है, सांची है और वैशाली है। जो कि संकिसा स्तंभ ये नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। केवल पहला, दूसरा, तीसरा इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व निम्न में से कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में नियुक्ति होने से पहले ये कहाँ का राजदूत था? तो ये था अराकोसिया का। अराकोसिया का था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अराकोसिया का। क्वेश्चन नंबर 110 है कि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के सबसे पुराने राजवंश की स्थापना जरासंध के पिता और वासु के पुत्र ने की थी। तो किसने किया था? तो ये किए थे बृहद्रथ। बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बृहद्रथ। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 111 में इसमें चेदी, चेदी जो कि ये शक्तिमती थी, इसकी राजधानी चेदी की। तो शक्तिमती तीसरा सही है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। तो चौथा सही है। मत्स्य की राजधानी वैराट है। तो दूसरा सही है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो पहला सही है। तो ए का इसमें दूसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है कि डैश में लिंगायतों ने शैक्षिक संगठन गठित किया। तो ये कहाँ पे गठित किया था? तो ये गठित किया था धारवाड़ में। धारवाड़ में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा धारवाड़ में किया था। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से किसके उपदेशों से नीतिगंधन का ग्रंथ संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध के ग्रंथों से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 114 है कि क्वेश्चन नंबर 114 है कि जिन प्रभु सूरी द्वारा रचित विविध तीर्थ कल्प में निम्नलिखित में से किस पवित्र शहर के बारे में एक खंड को शामिल किया गया है? तो ये किसको शामिल किया गया है? तो ये मथुरा को शामिल किया गया। मथुरा को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा मथुरा को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये किससे संबंधित थे नेमिनाथ? ये संबंधित थे कृष्ण से। कृष्ण से, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कृष्ण से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 116 है कि ऋग्वेद काल का व्यंजन कराम्भ निम्नलिखित में से किससे बनता था? तो ये व्यंजन कराम्भ ये किससे बनता था? तो ये बनता था उपरोक्त में से सभी से, यानी कि अन्न से, तिल से और जौ से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी से बनता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि ऋग्वेद में
तक्षण किसे कहते थे? तो तक्षण ये किसको कहा जाता था ऋग्वेद में? तो तक्षण ये कहा जाता था बढ़ई को। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बढ़ई को। क्वेश्चन नंबर 118 है, कात्यायन के अनुसार विद्वान विद्याधन यानी कि अधिगम द्वारा अर्जित संपत्ति में शामिल था। तो कौन कौन शामिल थे इसमें कात्यायन के अनुसार? तो इसमें इसमें किसी विद्वान द्वारा अपने शिष्यों से प्राप्त संपत्ति, ये जो कि सही है। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त संपत्ति, ये गलत है। किसी कठिन प्रश्न के समाधान या शास्त्रार्थ में सफलता द्वारा पुरस्कार के रूप में प्राप्त संपत्ति, ये भी सही है। यज्ञीय शुल्क के रूप में प्राप्त संपत्ति, ये भी सही है। तो इसमें ए सी डी सही है, जबकि बी वाला क्या है, गलत है। ए सी डी सही है। ए सी डी ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से दूसरी सहस्त्राब्दी बीसी के पूर्वार्ध से घोड़े के प्रमाण मिले हैं? ये कहाँ से मिला है घोड़े के प्रमाण? ये पाया गया है पिराक। पिराक से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पिराक से पाया गया है। और इसके अलावा सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। राना घुंडई से प्राक हड़प्पाई स्थल से घोड़े के दांत पाए गए हैं। और लोथल से घोड़े के दाएं चौबड़ यानी कि जबड़े के साक्ष्य पाए गए हैं। और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां पाई गई है। मोहनजोदड़ो से क्या, घोड़े की मृण मूर्तियां पाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के साक्ष्य मिलता है? ये कहाँ से पाया गया है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 121 है कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? ये रखा जा सकता है आद्य इतिहास के चरण में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, आद्य इतिहास के चरण में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि डैश क्रांति के लिए जिम्मेदार मुख्य विशेषताएं कृषि और पशुपालन का प्रणालीगत उपयोग थी। तो प्रणालीगत उपयोग ये जो कि क्या है, तो नवपाषाण का है। नवपाषाण का है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, नवपाषाण का। क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो सोहन संस्कृति ये निम्न पूरा पाषाण युग से संबंधित है। निम्न पूरा पाषाण युग से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि डैश मानव के भौतिक जीवन की अवधारणा बनाने के लिए क्रमिक परतों में चरणबद्ध तरीके से पुराने टीलों की खुदाई से संबंधित विज्ञान है। तो क्या है, यह है पुरातत्व। पुरातत्व है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पुरातत्व है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो इसका प्रमुख उद्यम क्या है? तो ये शिकार करना, जो कि इसका क्या है, प्रमुख उद्यम है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शिकार करना। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखा है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं एक लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।